Educational Studies. He specializes in the modern and contemporary Indian history. With that, let's dive into the session, and please join me in welcoming Dr. Savita Jha and Dr. Abhishek Priyadarshi to the stage. Please welcome. I would now request Dr. Savita Jha to address the audience. Over to you, ma'am. नमस्ते, प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और ये एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसीलिए भी है कि आज विवेकानंद की जयंती है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जो राष्ट्रीय युवाओं के लिए खास करके बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत थे। ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि ये अहमदाबाद में है। अहमदाबाद एक तरीके से बहुत सारे ऐतिहासिक क्षणों का गवाह रहा है। बहुत सारे व्यक्तित्व हैं यहाँ पे, बहुत सारी घटनाएं हैं, हम उस पर बाद में आएंगे। और ऐतिहासिक इसलिए भी है कि ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की उनके नाम पर जो कैंपस खोली गई है, उस कैंपस में ये वार्तालाप हो रही है। बहुत सारे मायनों में ये ऐतिहासिक इसलिए भी है कि सही कहा था कल के हमारे बहुत प्रबुद्ध वक्ताओं ने कि थिंकिंग तो एक प्रोसेस है और वुमेन थिंक करती रही हैं, पर जिस तरीके से डॉक्टर जिगर इनामदार सर ने इसकी परिकल्पना की है और इसको प्रारूप दिया है, वह एक ऐतिहासिक वुमेन थिंकर्स मीट है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग जो इसके संपर्क में आए हैं या जो इस आइडिया से हमारे बीच में अभी एक अंकिता हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई हैं, वो सब ये हमसे शेयर कर रही थी, साझा कर रही थी। ये आइडिया उनको इतना अच्छा लगा कि वो दिल्ली से सिर्फ इस मीट को अटेंड करने के लिए आई हैं। That says a lot. तो ऐसी सारी ही ऐतिहासिकता को एक साथ रखते हुए जब ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक हो गया है थिंकर्स मीट, तो आज हम लोग थोड़ी सी, मैं और मेरे को पैनलिस्ट डॉक्टर अभिषेक प्रियदर्शी, हम लोग देखने की और समझने की चेष्टा करेंगे कि इतिहास और ऐतिहासिकता के इस पूरे प्रवेश में और इस पूरे परिवेश में एक्चुअली इतिहास हमें क्या सिखाता है। क्या महिलाओं की जो ये सोचने की जो एक संकल्पना है कि महिलाओं की सोच कैसी है, उनकी चिंतन कैसी है, चिंतन की परंपरा कैसी है, और यह परिकल्पना सिर्फ भारतीय परिवेश की नहीं, वैश्विक परिवेश की भी हो रही है। जब हम ये पड़ताल करेंगे, ऐतिहासिक पड़ताल करेंगे, जब इतिहास पड़ताल करता है तो ठोक बजा करके करता है, तथ्यों की देखभाल करके करता है। हमारा एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है इतिहास का, जिसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि यह जो इतिहास है, यह जो अहमदाबाद की ऐतिहासिक भूमि है, यह जो गांधी की भूमि है, गांधी जिनका मानना ये था कि जो पहले कभी नहीं हुआ वह आगे भी नहीं होगा, यह सोचना अपने आप में सबसे बड़ी फैलेसी है। इसका मतलब कि जो महिलाओं ने अपनी सोच से, अपनी चिंतन से, अपने दर्शन से पहले बहुत कुछ किया और जो नहीं किया वो अब आगे होगा। मेरे ख्याल से ये थिंकर्स मीट उस कड़ी में एक बहुत बड़ा एक पहल है, एक बहुत बड़ा पड़ाव है, और इसीलिए इसका खास स्वागत होना चाहिए। ये सब कहने के बाद मैं थोड़ा सा, आज चूंकि स्वामी विवेकानंद का आज एक खास दिन है, उनकी जन्मतिथि है, इस बात को सामने लाना चाहूंगी कि किस तरीके से स्वामी विवेकानंद ने इतिहास में स्त्रियों को देखा था, या उनकी जो ऐनक थी, या उनकी जो समझ थी, उनकी जो दृष्टि थी, वह कितनी साफ थी, वो इस बात को किस तरीके से देख पा रहे थे। उनकी दृष्टि में सीता जो है वो एक बहुत महान नायिका थी। कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि सीता किस परिवेश और किस प्रदेश और किस समय सारिणी से बिलोंग करती हैं। रामायण की नायिका सीता, उनके विषय में विवेकानंद जी का एक स्टेटमेंट है जो मैं यहाँ कहना चाहूंगी। उन्होंने उस पड़ताल में जाने की चेष्टा नहीं की है कि सीता थी या नहीं थी। यह पड़ताल जो है, जो सीता को नहीं समझते हैं या उनके आदर्शों को नहीं समझते हैं, ये पड़ताल का विषय उनका है। उनका कहना
है, विवेकानंद जी का कहना है, इट डजंट मैटर whether she was there or not, the ideal of सीता is enough. हमारे पास वो एक आदर्श है, और सीता का आदर्श जो है, वो आइडियल जो है हमारे पास एक बहुत बड़ी। तो मैं अपनी चर्चा आज के दिन का, इस ऐतिहासिक दिन पे, इस ऐतिहासिक भूमि पे सीता के साथ करना चाहूंगी, एक ऐतिहासिक, और ये एक माइथोलॉजी नहीं है, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, मैं इसको ऐतिहासिक एक परिवेश में रख रही हूँ, जहाँ मैं अपनी चर्चा इतिहास में स्त्रियों ने क्या चिंतन किया है या नहीं किया है, और कैसे चिंतन किया है, इन सारी बिंदुओं पर मैं सीता के साथ अपनी ये पड़ताल शुरू कर रही हूँ। और यह जानना बहुत आवश्यक है, मूल बिंदु हमारे और डॉक्टर प्रियदर्शी का भी यही रहेगा कि क्या स्त्रियां अलग सोचती हैं? डू वुमेन थिंक डिफरेंटली? क्योंकि थिंकिंग जो है वो एक नेचुरल बायोलॉजिकल ह्यूमन प्रोसेस है, वो हर कोई कर रहा है। पर क्या स्त्रियां जो है वो अलग सोचती हैं, या क्या उनमें क्षमता है? हमारा सोचना हाँ है, और रिसाउंडिंग यस, वुमेन डू थिंक डिफरेंटली। And this is why I start my journey, I start my talk, this conversation, rather a dialogue, संवाद बहुत जरूरी है। और इस संवाद की शुरुआत मैं सीता के एग्जाम्पल के साथ करना शुरू करूंगी, जहां वो विवेकानंद की अधिष्ठाता हैं, गांधी भी कहते हैं कि सीता से बड़ा एग्जाम्पल जो है त्याग का और बलिदान का नहीं हो सकता है। और साथ ही वो जोड़ते हैं कि जो कमजोर होगा वो बलिदान कर ही नहीं सकता है, वो त्याग कर ही नहीं सकता है, उसके पास है क्या जो वो त्याग करेगा। इसीलिए सीता को बहुत ही मजबूत एक आदर्श शख्सियत के तौर पे देखते हैं। तो उस सीता से शुरुआत करते हुए उनकी मुख्य जो चिंतन बिंदु हैं वो कैसे डिफरेंट सोचती हैं, क्योंकि हमारे जो मूल बिंदु है हमारी टॉक का, या जो जितने भी लोगों के को हमने अपने ऐतिहासिक पड़ताल की इसमें लाया है, वो यह है कि क्या स्त्रियां भिन्न तरीके से सोचती हैं, क्या वो अलग सोचती हैं, और अगर हाँ है इसका आंसर तो कैसे। इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए सीता का जो जन्म नहीं है, एक्चुअली उनका अवतरण है, वो अवतरित हुई थी। शी वाज नॉट बोर्न, शी वाज शी हैड टेकन अवतार। सो इन दैट सेंस पहली अवतार होती हुई, क्योंकि अमूमन पुरुष अवतार होते हैं, स्त्रियां अवतार में सिर्फ सीता है, तो वो जो उनका अवतार होता है, जन्म से लेकर के प्रत्येक निर्णय में जिस तरीके से वो अपना सीतापन होना दिखाती हैं या स्त्री होना दिखाती हैं, कैसे वो टेंडर हैं। पत्नी धर्म क्या होगा? जब वनवास जा रहे हैं राम, वो कंफर्टेबली जो है पैलेस में अपने आप को सिचुएट कर सकती थी, राजा की बेटी थी, राजा की बहू थी, उनको जंगल जाने की क्या आवश्यकता थी। पत्नी धर्म उन्होंने उस समय तय किया कि पत्नी का धर्म है, पति के चाहे वो पैलेस में रहे या जंगल में रहे, मैं उनके साथ जाऊंगी। यह निर्णय सीता का था, राम का नहीं। उसके बाद आप लगातार देखेंगे जब उस पड़ताल में जाएंगे कि उनके जितने भी निर्णय रहे, कल यहाँ बात हुई थी वाल्मीकि रामायण की, और उसके साथ ही एक रामायण की चर्चा जो वाल्मीकि नहीं लिखी है, अद्भुत रामायण की चर्चा रह गई थी। बहुत ही एक दिलचस्प लेखन प्रक्रिया या टेक्सचुअल ट्रेडिशन जो है भारत का, उसमें एक हम देख सकते हैं इसको कि वाल्मीकि ने पहले रामायण लिखा जिसके नायक राम हैं, फिर उसी वाल्मीकि ने एक अद्भुत रामायण लिखा जिसकी नायिका सीता है। कैसे? वो उस रामायण में, अद्भुत रामायण में पूरी कहानी को पलट देते हैं, और अब सीता अपने जो बहुत डोसाइल, बहुत ही हम्बल, अपने सारे त्याग और बलिदान के साथ मूल रामायण में है, अद्भुत रामायण में राम जो है उनका नायकत्व का जिम्मा जो है वो सारा सीता ले लेती हैं। और जितना भी आप शौर्य, या कल बार बार यहाँ बात हो रही थी पौरुष की, पुरुष, यह बहुत ही एक इसकी एटिमोलॉजी जो है, इसका जो उद्भव जो है पुरुष शब्द का, यह हर जगह जहाँ इस्तेमाल होता है इसका मतलब मेल नहीं होता है। प्लीज ये बात मैं बहुत मजबूती से कहना चाहती हूँ कि इसको समझिए। दुर्गा में बहुत पौरुष है, पर क्या वो पुरुष है? नहीं, वो स्त्री है। फाइन। तो ये जो पौरुष की जो संकल्पना है और ये जो पुरुषत्व का जो भाव है, ये एक भाव है। तो यह सीता में जो अद्भुत रामायण में लिखी है वाल्मीकि ने, उन्होंने उसमें सीता को शौर्य के साथ, पुरुषत्व के साथ, वीरता के साथ, सारे वो रस जो आप एक पुरुष के साथ अमूमन अटैच करते हैं, वो सारे रस से, सारे भावों से, सारी उन सोच की प्रक्रिया से वाल्मीकि ने ही अद्भुत रामायण में सीता को नायकत्व दिया है। तो यह एक अद्भुत देश है, यह एक अद्भुत परिवेश है।
ये एक अद्भुत टेक्सचुअल ट्रेडिशन है हमारे यहाँ, जिसमें एक ही लेखक मूल तौर पे वाल्मीकि ही हैं, वही रामायण भी लिखते हैं, मूल रामायण, और वही फिर अद्भुत रामायण भी लिखते हैं, जिसमें पूरी की पूरी कहानी को, जिसको हम लोग आजकल ट्वीक करना कहते हैं या ट्विस्ट करना कहते हैं, उसके साथ एक पूरे रामायण का स्वरूप ही बदल देते हैं, और साथ ही सीता का स्वरूप भी। तो सीता का जो अद्भुत रामायण में जो व्यक्तित्व है, या जो उनकी एक सोच की जो उनकी एक कायनात है, या जो दायरा है, बहुत विशाल है वो। और उसमें हम देखते हैं कि जितने भी निर्णय हैं, क्योंकि निर्णय से जोड़ा जाता है कि आपकी सोच जो है वो कितनी परिपक्व है या अपरिपक्व है। जितने भी निर्णय हैं, वह चाहे सहस्त्र रावण का वध हो, या फिर राम और लक्ष्मण को बचाना हो, और फिर उनको पुष्कर द्वीप से बहुत संभाल कर अयोध्या तक लाना हो, और फिर राम के कोरोनेशन की तैयारी करवानी हो, ये सारे के सारे निर्णय अपनी स्वतंत्र चेत से और अपनी स्वतंत्र बुद्धि से सीता लेती है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ना सिर्फ विवेकानंद की, ना सिर्फ महात्मा गांधी की, मेरी भी एक तरीके से नायिका, जहां से मैं शुरुआत करती हूँ, या एक पूरे इंडिक परिवेश की, जिसको हम लोग इंडिक की बात करते हैं, द न्यू इंडिक, वी हैव टू फाइंड अ न्यू इंडिक which will propel us, which will guide us, which will actually show us the way that how do we actually merge between the two contestations which was happening yesterday here. हम लोगों ने देखा एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही मजेदार श्रुति चतुर्वेदी और अवधूत सर के बीच में एक बहुत सुंदर वार्तालाप हुआ, और उस कॉन्टेस्टेशन को मैं बहुत स्वस्थ मानती हूँ। उसी परंपरा में जब एक जो पीढ़ी है और दूसरी पीढ़ी के बीच जो ये कॉन्टेस्टेशन हो रहा है, जहाँ पे हम स्त्री चेतना का, नारीवाद का या नो नारीवाद का स्वरूप क्या हो, इसको डिस्कशन करने में दो पीढ़ी, मेरे ख्याल से मैं जो देख पा रही थी, बहुत खूबसूरती से और संजीदगी से लगे हुए थे। दोनों अपनी अपनी बातें जो है वो कह रहे थे। तो ऐसे में यह हमारे लिए बहुत खोजना, तलाशना ये जरूरी होगा कि आखिरकार ये इंडिक और न्यू इंडिक के बीच में गैप्स कहाँ पे है। ये वुमेन थिंकर्स मीट, मुझे लगता है इस गैप को फिल करने में अगर सफल हो जाता है, मैं भी क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, आई एम नॉट वैलिडेटिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर सक्सेसफुल। अगर हम लोग एक न्यू इंडिक की तलाश करने में, एक न्यू इंडिक को स्थापित करने में, जहां श्रुति चतुर्वेदी के बीच में और अवधूत शरण के बीच में एक कॉमन स्पेस हमें मिल जाए, तो मेरे ख्याल से हमारा जो प्रयास है, या एक बहुत सारंग प्रयास है, ये उसको बहुत बड़ी जो है सफलता मिलेगी। दैट विल बी अ रिसाउंडिंग सक्सेस टू दिस फैबुलस, अमेजिंग, वंडरफुल आइडिया, राइट। सो इसके बाद मैं आती हूँ कि सीता को, मतलब एक चूंकि इतिहास की पड़ताल करनी है, तो थोड़ा क्रोनोलॉजी का भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। हमारी विवशता है और हमें प्रसन्नता भी इस विवशता से। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो अगली कड़ी होंगी मेरी पड़ताल में, खास करके डॉक्टर प्रियदर्शी अपनी बात करेंगे, वह होंगी मैत्रेयी। मैंने 3 स्त्रियों को इतिहास से चुना है, कुछ इतिहास से हैं, कुछ कंटेम्प्रेरी से हैं। मैत्रेयी को चुना है, मीरा को चुना है, और महादेवी वर्मा को चुना है। और इन तीनों स्त्रियों की इसमें जो खास करके भारतीय परंपरा में किस तरीके से ये अपनी, कल एक बहुत खूबसूरत बात कही थी यहाँ की वाइस चांसलर हैं डॉक्टर प्रोफेसर अमी उपाध्याय ने, कि हमारे यहाँ फेमिनिज्म नहीं, फेमिनिन है। एब्सोल्युटली यस। जो ये फेमिनिन का जो पावर है, यू डोंट हैव टू बी अ फेमिनिस्ट इन ऑर्डर टू बी पावरफुल। फेमिनिन इज, बल्कि मैं यहाँ पे टाइटल नहीं लिखा हुआ है, हमारी सत्र का जो शीर्षक है वह है स्त्री शक्ति। मुझे लगा ये रिपीट करना हो गया। स्त्री तो शक्ति अपने आप ही है, तो स्त्री और शक्ति बार बार लिखने की क्या जरूरत है, उसको हम लोग लिख सकते थे सिर्फ स्त्री और शक्ति जो है वो गिवन है। तो ऐसे में ये जो शक्ति का जो पूरा एक शक्ति की जो अवधारणा है, उसमें फेमिनिन का जो पावर है वह अपने आप में इतना प्रोफाउंड है कि उसको हम समझ सकें। और अब हम देखते हैं कि ये फेमिनिन अपनी पावर मैनिफेस्ट कैसे करती है। उसका एक उदाहरण, हालांकि ये बड़ा कंटेंशियस है, कुछ लोग इसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं आपको कहने रही हूँ, लीजिए, मैं अपनी बात रख रही हूँ। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि मीडिया में एक घटना आई थी या दुर्घटना आई थी, और उस बात को लेकर के बहुत सारी बहस शुरू हो गई थी। वो था अतुल सुभाष नाम के व्यक्ति की आत्महत्या की एक दुखद घटना थी। और वो बहुत ही हृदय द्रावक तरीके से, चूंकि उन्होंने बहुत ही उसको विजुअली बहुत तरीके से रिकॉर्डिंग वगैरह करके अपनी बात रखी थी, और वो चले गए थे हमारे बीच से।
तो हमारे लिए इस दुख को निवारण करने का भी कोई तरीका नहीं रह गया था। तो एक उबाल में हम जी रहे थे कि आखिरकार अतुल सुभाष जैसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। और उस समय यह पड़ताल करने का विषय था कि क्या स्त्रियों का हक या स्त्रियों का अधिकार, जब उनको संपत्ति दे दिया जाए, संपत्ति यहाँ मैं इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी के सेंस में बोल रही हूँ, संपत्ति माने संपत्ति, फिलोसॉफिकली नहीं बात कर रही हूँ, संपत्ति जिसे आय का जरिया हो, उस संपत्ति के सेंस में क्या स्त्रियों की पूरी कवायद, उनके पूरे हक का ये जो एक्सरसाइज है, ये स्टेट, राज्य और स्त्रियों के बीच में सिर्फ और सिर्फ उस संपत्ति की प्राप्ति का जंग रह गया है क्या? मुझे लगता है कि वहां पे मैत्रेयी की चर्चा करना मेरे लिए बेहद आवश्यक हो जाता है और इसीलिए मैं मैत्रेयी को ला रही हूँ। एक प्रकरण है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया मैंने, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया है ये मैंने, और मैत्रेयी का और याज्ञवल्क्य का एक संवाद है। थैंक यू सो मच। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी, और एक छोटी सी ऐसे प्रकरण है कि याज्ञवल्क्य ऐसा 1 मिनट ऐसा निर्णय करते हैं कि वो संन्यास की तरफ जा रहे हैं, मोक्ष की खोज में जा रहे हैं, ब्रह्म की खोज में जा रहे हैं। और ऐसे में वो अपनी दोनों पत्नियों कात्यायनी और मैत्रेयी के पास आते हैं और अपनी सांसारिक जिम्मेदारी से को निभाते हुए एक पति के तौर पर उनसे कहते हैं कि आप दोनों मेरी सारी संपत्ति को आपस में बंटवारा कर लेंगी, और मैं संन्यास की तरफ जा रहा हूँ, मैं मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जा रहा हूँ। कात्यायनी थोड़ी डोसाइल हैं, होमली हैं, डोमेस्टिक हैं, जिसको ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं गुड एंड प्लेसिड वुमेन के लिए। वो कुछ नहीं पूछती हैं। मैत्रेयी उनसे सवाल करती हैं कि ये जो आप कर रहे हैं, ये जो आप अध्यात्म की खोज में, मोक्ष की खोज में, ब्रह्म की खोज में जा रहे हैं, ये मैं क्यों नहीं जाऊंगी, ये आप क्यों जाएंगे? संपत्ति अगर इतनी बड़ी चीज है, आप संपत्ति लेकर के बैठिए, ब्रह्म की खोज में मैं जाऊंगी। और ये जो मैत्रेयी का एक स्टैंड है, और उसके बाद एक प्रकारांतर से फिर याज्ञवल्क्य उनको समझाते हैं, और फिर जो अद्वैत की जो एक संभावना है जिसमें ब्रह्म और आत्मन की पूरा एक बहुत विशद सा एक डायलॉग है दोनों के बीच में। आप लोगों को सबको पढ़ना चाहिए ये, कि किस तरीके से संपत्ति और हायर ऑर्डर का लाइफ क्या होता है। ये जो जीवन है, इसमें हम जब तक अपनी प्रायोरिटीज या अपना जो क्या ऊंचा है और क्या नीचा है, विवेक, जिसको हम लोग एक बहुत बड़ा सा शब्द है विवेक, विवेकानंद का जन्मदिन है, वो विवेक में आनंद पाते थे और वाकई पाते थे। सो ऐसे विवेकानंद के जन्मदिन पे विवेक की बात करें हम लोग कि विवेक कहाँ है? विवेक उस क्षण में है या उस सोच में है, उस प्रक्रिया में है जहां हमारा मस्तिष्क ये निर्धारण कर पाता है कि क्या कौन सी ऐसी चीज है जो हायर ऑर्डर की है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो लोअर ऑर्डर की है। सो मैत्रेयी हियर इज माय ऑल टाइम फेवरेट हीरोइन, द वन हु चूजेस to go with the husband for in search of Brahma, Atman, Advaitvad, etc. and strikes down the possibility of acquiring property just because she thinks that she should go for the higher order search, right? तो ये जो theory of emancipation है, हम लोग मुक्ति की बात करते हैं। मैं आप लोगों से एक सलाह देना चाहूंगी कि फ्रीडम की जगह इमेंसिपेशन की अवधारणा को पहले समझें। और यहाँ फर्क है कि फ्रीडम जहाँ एक एंडलेस इंक्वायरी है जो इट कैन गो हेवायर, बट इमेंसिपेशन जो है वह स्व का है, वह स्वतः है, सेल्फ का है, वह एक मुक्ति की खोज है। और आप जितने भी भारतीय चिंतन परंपरा में खास करके आप बहुत बड़े बड़े लेखकों को पढ़े हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर के और जितने भी हमारे नामचीन लेखक हैं, वो सब इमेंसिपेशन की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं। तो ये जो मुक्ति की अवधारणा है या जो इमेंसिपेशन का पूरा एक रेल्म है, that's not only a thought, it's a whole realm where we think about emancipation. Actually औरतों का emancipation वहाँ है, उनकी मुक्ति वहाँ है जहाँ वो higher order की चीज को चुनती हैं। It's a choice which Maitreyi made, it's a choice which we have to make, right? In that case, probably we do not have to face such angst, such I would say diatribe, a whole range of diatribe against us, if we really want to say that we are better, we are the best, we are good, So in that case, we have to see that where actually we are going with our only very, very constricted sense of rights, this whole entire right-based approach, ये कहाँ जा रहा है और इसका अंत कहाँ होगा?
अगर इसका अंत अतुल सुभाष जैसे किसी भी एक व्यक्ति के अंत में लिखा हुआ है, तो शायद हमें बहुत संजीदगी से और बहुत ही गंभीरता से इस बात को एग्जामिन करने की जरूरत है कि ये राइट्स बेस्ड अप्रोच को शायद हमें री इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे डेटा हैं इसको लेकर के, जो इस राइट्स बेस्ड अप्रोच में एनसीआरबी के ये डेटा है, ये मैं नहीं दे रही हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, आप उस पर जाकर के देखें कि वो स्त्रियों के संबंधी जितने भी लॉज इनैक्ट किए गए हैं या जितने भी बातें कही गई हैं, उनको राइट्स दिए गए हैं। जॉर्ज निकेल एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, वो कहते हैं कि somebody's right is somebody's duty। मान लीजिए मुझे कोई राइट दिलवाना है, दिलवाएगा कौन? आपने मैं कह दिया कि ये मेरा राइट है, but it is somebody's duty, it becomes somebody's duty to make me avail that right। So ये जो ड्यूटी वर्सेस राइट का जो एक कॉन्टेस्टेशन कह लीजिए या फिर फर्क कह लीजिए, या एक जो अलग अलग रेल्म है, इसमें हम चुनते किसको हैं, मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और वहां मैं वाकई मैत्रेयी को बहुत ऊंचे स्तर पे पाती हूँ, जहां वो न सिर्फ ज्ञान की खोज बल्कि अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारियों, अपने दायित्व को लेकर के, और शायद वो एक नई इंडिक सोच होगी, जिस न्यू इंडिक की मैं बात कर रही हूँ, वहां पे डीपीएसपी आपका टीथ के साथ नहीं है। राइट, जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपका जस्टिशिएबल है ना, आप उसको, कोई आपका वायलेट करता है तो आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकती हैं। डीपीएसपी जस्टिशिएबल नहीं है, वो कोई करे ना करे उसको आप इग्नोर कर सकती हैं, है ना, उसके खिलाफ कोई आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये मेरे ख्याल से एक ऐसा स्पेस है जिसे हमें शायद फिर से रीथिंक करने की जरूरत है कि ये जो ड्यूटी वर्सेस राइट का जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही ले अगर, तो ये जो ड्यूटी वर्सेस राइट का जो एक अलग अलग रेल्म है और उसमें प्रधानता किसकी होनी चाहिए, तो आई थिंक आई विल बी चूजिंग ड्यूटी ओवर माई राइट्स। Then I come to another area which has been kind of haunting me, कि बात होती रही है कि स्त्रियां हैं कहाँ इतिहास में, लीप दी गई हैं, उनको मिटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, इरेज कर दिया गया है। यहाँ में एक बहुत बड़े फिलोसोफर है, फ्रेंच फिलोसोफर है, लिंग्विस्ट भी हैं, उनको लाना चाहूंगी। रोला बार्थ उनका नाम है, उनको पढ़िएगा संभव हो तो। वो कहते हैं कि जो भी भाषा निकलती है किसी भी परिवेश से, उस भाषा का एक सांस्कृतिक कॉन्टेक्स्ट होता है। So if a male is speaking, if Mandan Mishra is speaking, it's not only Mandan Mishra, it's Bharati is also speaking. So probably all those women folk, जिनकी चिंतन है या जिनकी जिस संसार से कोई मेल आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो उसमें स्त्रियों की चिंतन भी शामिल है। उनकी इस बात से हम इसीलिए थोड़ा सा वो रखते हैं या उनके लिए आदर रखते हैं कि मुझे लगता है कि अगर हम ये ना माने, खतरा ये है, नहीं मान सकते, कह सकते हैं कि अलग एक षड्यंत्र है, पुरुषों को सारा जो है जगह दे दो, फ्रंट स्पेस दे दो और बोलो कि भाई स्त्रियां पीछे से बोल रही हैं। नहीं मानिए, आपकी मर्जी है, मैं भी नहीं मानती थी। और खतरा ये है कि ये जो फिर एक सोच है कि स्त्रियों को मिटा दिया गया है, आप वाकई हर जगह से डिलीट हो जाएंगे। इसको मान लेने में ज्यादा सही मुझे लगता है कि रोला बार्थ का जो आर्गुमेंट है कि अगर स्त्रियां हैं और पुरुषों के फ्रंट इससे कुछ निकल रहा है, कोई चिंतन निकल रहा है, कोई टेक्स्ट निकल रहा है, कोई फिलॉसफी निकल रही है, तो वो सिर्फ उसका नहीं है, वो उस पूरे परिवेश का है। उस परिवेश में जो स्त्रियां हैं उनका भी है, उनकी माँ का है, उनकी बहन का है, उनकी बेटी का है। राइट, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पर भी आप लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। इसको एक बार गौर से देख करके सोचिएगा कि क्या ये सही है या नहीं है। अलग चिंतन की भी बात चल रही है और उसी कड़ी में मैं मैत्रेयी के बाद अब जो हमारी बहुत बड़ी मेरे लिए एक प्रेरणा का, या मुझे लगता है कि हिस्टोरिकली इतना प्रबुद्ध और इतना बड़ा जो स्पेस है वो मीरा का है, बहुत बड़ा स्पेस है। मुझे लगता है कि मीरा को पॉपुलर रेल्म में जो उनका एक स्कैंडलस एडल्ट्रस जो एक लगता है कि मीरा का नाम ले लिया तो मतलब एक बड़ा सा वो हो गया है कि बड़ी बात अपने कह दी कि कृष्ण के लिए अपने पति को छोड़ करके और कृष्ण के साथ जो भक्ति में और प्रेम में लीन थी। मेरे ख्याल से ये उनका सिर्फ एक किसी भी आर्गुमेंट का या किसी भी टॉपिक का एक कर्सरी एक सुपरफिशियल लेवल होता है और एक उसका डीपर लेवल होता है। फाइन, मीरा को डीपली और उनके डीपर लेवल पे समझने के लिए मुझे लगता है कि उनको पढ़ा जाना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि मीरा उस पूरे ही भक्ति जो मूवमेंट है, पूरे जो भक्ति आंदोलन है, उसको मीरा एक ऑल टुगेदर इंटरसेक्शनैलिटी के साथ,
रैदास उनके साथ, उनके कंटेम्परेरी जितने भी जो जाति का सवाल उठा रहे थे, जो कास्ट बेस्ड क्वेश्चंस को उठा रहे थे, मीरा उनको समेटते हुए ये जो प्रेम, ये जो रेबेल और ये जो भक्ति का पूरा एक ताना बाना लेकर के अपने जितने भी दोहे रचती हैं, प्लीज रीड हर। इट इज ऑल अबाउट दैट हाउ डू यू बेसिकली गेट आउट ऑफ द गिवन। आप जो आपके पास गिवन कॉन्स्ट्रक्ट्स है, जो आपका जो एक दायरा है जिसको सीमित कर दिया जा रहा है, आप उसको तोड़िए, उसको तोड़ करके बाहर निकलिए। और मजेदार बात देखिए, मीरा को रेबेल थी उस समय के समाज के लिए, आज के समाज के लिए कोई रोक नहीं पाया। वो हर एक कंठ में बसती हैं, वो लोग कंठ में बसती हैं, वो सिर्फ एक टेक्सचुअल रेफरेंस नहीं है। मीरा इज समवेयर हु इज एक्चुअली अमंग पीपल, सो दैट इज द रिसाउंडिंग सक्सेस ऑफ मीरा फॉर मी। And she is a thinker who chose to be different, you know, and different by choice, different by a whole range of, I think, themes she had in her mind, and she wove her dohas beautifully around those. मतलब अचानक से मतलब विस्मयकारी उनके दोहे हैं, मुझे लगते हैं खास करके, मतलब ऐसी बातें हैं। मीन जो है वो मकर से प्रेम के इसमें दौड़ी जा रही है। आपने कभी देखा है कि कोई मछली जो है वो मकर के साथ, मतलब मगरमच्छ के पास, ये जो इम्पॉसिबिलिटी का जो दायरा है, मीरा का रेंज देखिए, ये इम्पॉसिबल है कि एक मछली और एक मकर का प्रेम संबंध हो सकता है। थिंक अबाउट इट कि वो क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं कि अपने जो गिवन कंस्ट्रक्ट्स है, जो इम्पॉसिबल का, जो वेस्ट का, हालांकि मैं ये बाइनरी में बात करना पसंद नहीं करती हूँ, वेस्ट वर्सेस ईस्ट, दिस वर्सेस दैट, बाइनरी, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता नहीं है एक्चुअली। अगर आपको अपनी कायनात बड़ी करनी है, वो बड़ा करना है, तो ये बाइनरीज में सोचना बंद कीजिए। पहले वेस्ट यहाँ भी है, वेस्ट ईस्ट में भी है और ईस्ट वेस्ट में भी है, तो एकदम प्योरली रेस्ट्रिक्टेड बाइनरीज में सोचने से कोई फायदा है नहीं लॉन्ग टर्म में, बड़ी सोच में। तो मुझे लगता है कि ये जो एक उनका प्रेम का जो दायरा था, जिसमें वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करती हुई लिखती चली जाती हैं, ये एक सजेशन था जो वेस्ट की एक्चुअली एक लिमिट है। वेस्ट जो है एक गिवन के बाहर नहीं जा पा रहा है। वेस्ट की जो पूरी फिलॉसफी है उसका संकट यही है। जहां आप देखिए, एक और बात मैं आपको समझाने की चेष्टा करती हूँ। हम लोग पुरुषार्थ की बात करते हैं, जो जीवन का उद्देश्य है भारतीय परंपरा में, उसमें पुरुषार्थ की बात जो है आती है। पुरुषार्थ के 4 लक्षण, 4 उसके उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इसमें आप देखिए कि समस्त चर्चा भारतीय परंपरा में विकारों की भी है, सिर्फ गुणों की नहीं है। 10 विकार हैं और 10 विकारों पे आप जमकर चर्चा करते हैं, आप समझने की, क्योंकि आपका उद्देश्य जो है वो मनुष्य मात्र को समझना है, उसकी पूरी साइकोलॉजी को समझना है। आपका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि पुरुषार्थ चातुष्ट की आप बात करें, उसको ग्लैमराइज करें और कहें कि यही जीवन का लक्ष्य है, वगैरह वगैरह, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप मनुष्य के उन सारे विकारों की भी बात करती हैं या करते हैं, और फिर आप मनुष्य को इन टोटलिटी, इन हार्मनी समझने की कोशिश करते हैं, जहां बॉडी और माइंड जो है, सोल और माइंड जो है, वो डायकोटमी में नहीं चलता है। एक डायकोटमस संबंध नहीं है आत्मा का और बॉडी का, आत्मा का और माइंड का। इट्स इन यूनिसन, एंड दैट इज इंडियन थॉट, वेयर वी थिंक कि हाँ, इसमें 10 गुण हैं तो 10 विकार भी हो सकते हैं, एंड इट इज ऑलराइट। स्खलन भी हो सकता है, कोई व्यक्ति स्खलित होकर के भी पूज्य हो सकता है। ये लिबर्टी आपको मेरे ख्याल से एक इंडिक परंपरा की सोच ही देती है। और ये जो एक इंडिक की जो सोच है, ये जो इसकी विशालता है, इसका जो कायनात बड़ा है, इसको बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन सारी स्त्रियों की जो सोच और डिफरेंट सोचने की जो इनकी कैपेसिटी थी, उसको अप्रिशिएट करें, एंड थ्रू देयर टेक्सचुअल रीडिंग। नेक्स्ट मैं आती हूँ महादेवी वर्मा पे। मुझे लगता है कि महादेवी को एक, अब तो उनके मीम्स वगैरह भी बनने लगे हैं, आंखों में है पानी, आंचल में है दूध, आंखों में पानी, वगैरह वगैरह, इसी से उनको जाना जाता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, वगैरह वगैरह, बहुत सारे उनके बहुत फैबुलस, मुझे बहुत, क्योंकि मैंने उनको समझने की चेष्टा की है। मुझे लग रहा था कि छायावाद की जो ये नेत्री हैं, ये कुछ कह रही हैं, जिनको शायद हम लोग वेस्टर्न लेंस से देखते हुए फिर वही सीता वाली गलती कर रहे हैं कि ये तो रोती रहती हैं, आंखों में है पानी, दूध में आंचल, व्हाटएवर, आई मीन यू नो, यू कैन फिट दैट राइट। सो ये जो नीर भरी दुख की बदली, हमेशा एक रोना है, हमेशा एक अबलापन है, ये क्या है? उनमें एग्रेशन नहीं है, वो अपनी बातें रख रही हैं, उनकी जितनी भी लिमिटेशंस हैं, जो उनके दुख है, उसको वो रख रही हैं, पर प्रेम से रख रही हैं। एग्रेशन नहीं है उनमें टूट पड़ना, उनमें आक्रमण नहीं है, उनमें वो छीनने की जो है जल्दबाजी नहीं है, उनमें वो ब्रा बर्निंग कैपेसिटी नहीं है, जो एक लिमिटेशन है फेमिनिज्म का। दिस इज व्हाई वी से
दैट फेमिनिज्म इज बीइंग बस्टेड. फेमिनिज्म का स्टीम जो है वो लॉस्ट हो चुका है because it is very very aggressive. It's very very it's very very choking. In fact, feminism is choking us, right? So वो choke नहीं है महादेवी में. महादेवी में वो प्रेम है, वो स्पेस है, वो फेमिनिटी है, वो फेमिनिन है और जो पावरफुल है. अपनी बात भी कह रही हैं. Thank you so much. How much time do we have? I was told 9 to 10:30. Is that so? Or is that changed? For one session and then Q&A. Q&A. Okay, fine. Yes, yes. No. That should be there. Anyway, so thank you. I'll just take 2 minutes more. So महादेवी को पढ़ना होगा हमें, मीरा को भी पढ़ना होगा हमें, और फिर अपनी राय बनानी होगी. फिर अपनी उनकी सोच कितनी स्वतंत्र थी या कितनी अलग थी, कितनी डिफरेंट थी, उसकी तरफ जाना होगा. और इसके साथ ही अहमदाबाद में खड़ी हूँ और इला भट्ट का नाम ना आए, यह बहुत बड़ी जो है वो मेरे ख्याल से सहकारिता और जो वुमेन के इनफॉर्मल सेक्टर में को लेकर के सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड, हालांकि इसको हिंदी में पढ़िए तो और सुंदर है, अंग्रेजी में पढ़िए तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ये जो पूरी की लड़ाई रही, आज उनके 3 मिलियन जो है वो मेंबर्स हैं. इट हैज ग्रोन leaps and bounds. Why? Because she could think differently. She could think, she was part of that TLA, Textile Labor Association, right, which Gandhi was heading. And despite that, after a point of time in 1972 perhaps, she chose, because she could see that under that huge macro banner of TLA, probably the textile producing informal women and their issues and their life was basically not getting a good coverage, good protection. And this is why आपको मैं सलाह दूंगी कि उनकी एक बहुत अच्छी आर्टिकल है, उसको आप लोग जरूर पढ़ें, जिसमें वो कहती हैं सिटीजनशिप ऑफ मार्जिन्स की बात करती हैं. वो बहुत प्रोफाउंड आर्टिकल है, इला भट्ट की, जरूर पढ़िएगा. तो इला बेन की बात ना हो अहमदाबाद में, जिन्होंने अलग सोचा, बिल्कुल अलग सोचा, और उस अलग सोच को एक कार्यान्वित किया, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात थी. और इसी के साथ ही मैं अभी के लिए, वैसे मेरी वाणी को विराम देना थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी विराम देती हूँ और आगे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि हमारे जो को पैनलिस्ट हैं वो बहुत विशद अवधारणाओं के साथ, और बहुत सारे जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उन्होंने बहुत प्रोफाउंड काम किया है, अलग सोचा है, कुछ अपने समय के लिए, अपने आगे के समय के लिए सोचा और एक नया रास्ता बनाया है. उसके बारे में बात करेंगे. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much for throwing a light on women who thought differently in their times. Like right from Sita Mata to Ilaben, all the examples that you quote were very impactful. I would now request Dr. Abhishek Priyadarshi to address the audience. नमस्कार. जब ये गुजरात वुमेन थिंकर्स मीट का मेरे पास पहली बार ये प्रपोजल आया और मैम ने मुझसे डिस्कस किया, तो मेरे मन में पहला क्वेश्चन यही था कि मैं क्यों. तो मैम ने एक बड़ा ही फिलोसफिकल आंसर किया कि वुमेन में मेन अपने आप आ जा रहा है. अब ये मेन कैसे आ रहा है, ये एक फिलोसफिकल आंसर इसलिए है कि जो इंडियन फिलोसफी का जो हमारा जो एक रिच कल्चर है, उसमें जो अद्वैतवाद है, जिसकी चर्चा कल भी हुई है मेन एंड वुमेन के एक ही पार्ट एंड पार्शल के रूप में, उसका एक नजरिया था. इसीलिए मैम ने जब मुझे कहा तो फिर मैंने उसको एक्सेप्ट किया. और यहाँ आने के बाद आप लोगों से 2 दिन के पहले दिन का सेशन और आज पहले सेशन से हम लोग के सेशन से स्टार्ट हुआ है, तो काफी कुछ सीखने को मिल रहा है. उसमें मैं कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ऐड ऑन करना चाहूंगा. चूंकि हम लोग वी आर द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में, इतिहास में महिलाएं कहाँ हैं, और जो हिस्टोरिकल राइटिंग का कॉन्टेक्स्ट है, और जो उसमें जो महिलाओं का स्पेस है, विमेन का स्पेस है, वो किधर है, उसको हम थोड़ा सा उसको भी डिस्कशन करेंगे. इसमें हमने इस डिस्कशन में हमने जो कुछ लीडर को हमने चूज किया है, जिनके नाम है गार्गी, दीदा, अहिल्याबाई होलकर, और चूंकि गुजरात में है तो हंसा मेहता का नाम जिक्र किए हुए ये सेशन कभी कंप्लीट नहीं हो सकता. तो हमने चौथे लीडर्स के तौर पे हंसा मेहता को लिया.
बात मैं गार्गी से शुरू करता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री है, कॉन्टेक्स्ट का होना बहुत जरूरी है, फैक्चुअल डिटेल्स का होना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट में हम गार्गी को समझेंगे और गार्गी के इमेंसिपेशन को और विमेन राइट्स को, विमेन आइडियाज को गार्गी के थ्रू हम रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। गार्गी की स्टोरी जो है वो 7th सेंचुरी बीसी की है, तकरीबन आज से 3200 साल पहले की कहानी है। जब राजा जनक का दरबार है, उसमें सारे लोगों को एक सैक्रिफिशियल, एक यज्ञ के लिए बुलाया गया है, जिसके शाम में एक डिस्कशन रखा गया है। उस डिस्कशन में हिंदुस्तान, भारत के लगभग सभी कोने से उस समय जो विद्वान अवेलेबल थे, उपलब्ध थे, उनका आगमन होता है। उसमें सबसे बड़ा नाम था याज्ञवल्क्य का। ये कहानी याज्ञवल्क्य स्मृति में भी है, आगे आश्वलम स्मृति में भी इसको डिस्कशन किया गया। बाद में रेफरेंस के तौर पे काफी हिस्टोरियंस ने इसको कोट किया है अपने अपने लेवल पे। जब वो यज्ञ शुरू होता है, जब वो डिस्कशन शुरू होता है शाम में, डिस्कशन में याज्ञवल्क्य का जो ऑरा है वो सबसे बड़ा है, और वो आते ही कहते हैं अपने आप को कि डिस्कशन की क्या आवश्यकता है, ये जो गाय मुझे गिफ्ट करने के लिए दी गई है वो मुझे ही दे दिया जाए। तो और जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो गार्गी का यहाँ पे डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज से 3200 इयर्स पहले, मेरे ख्याल से वर्ल्ड हिस्ट्री की पहली महिला होगी। मैंने मैत्री का डिस्कशन किया, मैत्री या गार्गी कॉन्टेम्पररी है, और वो 27 महिलाओं जिन्होंने वेद को लिखा है, वेद के हाइम्स को लिखा है, गार्गी उसमें सबसे प्रोफाइल महिलाओं में मुझे एक इसलिए लगती है कि उन्होंने तात्कालिक व्यवस्था को चैलेंज किया। मैत्री का जो चैलेंज था वो ब्रह्म के लिए था, गार्गी का जो चैलेंज है वो इंटेलेक्ट के लिए है, फ्रीडम के लिए है। वो मैनहुड का जो एक ऑरा बनाया हुआ था याज्ञवल्क्य, उसको चैलेंज करने वाली थियरीज है। और जब पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब गार्गी उनसे प्रश्न करती है, प्रश्न का लेवल ये है कि ये अर्थ पृथ्वी को किसने संभाला है, तो याज्ञवल्क्य का जवाब है जल ने संभाला है। जल को किसने संभाला है, फिर गार्गी कहती है, तो कहते हैं आकाश ने संभाला है, आकाश को संभाला है। ये लगातार ये क्वेश्चन चलता रहता है। फाइनली जब याज्ञवल्क्य थक जाते हैं और कहते हैं कि इस सभी को ब्रह्म ने संभाला है, तो गार्गी कहती है कि ब्रह्म को किसने संभाला है। याज्ञवल्क्य वहां उनके पास निरुत्तर हो जाते हैं, कोई आंसर नहीं है, और गुस्से में आके कहते हैं कि गार्गी ज्यादा मत बोलो या ज्यादा मत पूछो, तुम्हारा सर फट जाएगा। इसके इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। हिस्टोरियंस का एक सेक्शन कहता है कि याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, और दूसरा सेक्शन का इंटरप्रिटेशन ये है कि ज्यादा सोचने से, ब्रह्म के बारे में ज्यादा सोचने से आपके ब्रेन में या ब्रेन हैमरेज की समस्या हो सकती है, ऐसा याज्ञवल्क्य कहना चाह रहे हैं। मेरा प्रश्न यहाँ ये है, या जो मेरी समझ ये बन रही है, कि आज के इतने साल पहले जब वर्ल्ड विश्व इतिहास में मेरे ख्याल से ग्रीक फिलॉसफी का थोड़ा बहुत इस समय एग्जाम्पल्स, रेफरेंस मिलने लगे हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी इस तरह का विमेन पार्टिसिपेशन का एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलता पूरी दुनिया में। और वो भी तब उस समाज में जब पुरुषों ने, जिसको कि मार्क्सिस्ट थियरी में कह लें कि पुरुषों ने सारे संपत्ति पे और पावर पे अपना आधिपत्य स्टैब्लिश कर लिया था, उस समय गार्गी का ये क्वेश्चन अपने आप में आज भी रेलेवेंट है कि अगर आपको कोई चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, आपको अगर चीजें एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आप प्रश्न करें। और वो भी उस सभा में जब याज्ञवल्क्य जैसा बड़ा विद्वान बैठा हो और उससे कोई प्रश्न करे, तो आप उस हिम्मत को आप समझिए, उस डेडिकेशन को समझिए, उसके अंदर की पर्सनालिटी को समझिए। और इसीलिए उनको ब्रह्मवादिनी का खिताब भी मिला बाद में, जो कि उस समय के सबसे ज्यादा, जिसको आज के डेट में आप पीएचडी, पोस्टडॉक जो भी कह लीजिए, वो डिग्री उनको मिला हुआ था। और ये शायद 3-4 महिलाएं थी, या 3-4 महिला और पुरुष दोनों थे, जिसमें गार्गी भी एक थी। तो गार्गी को मेरे चुनने का या मेरे डिस्कशन का लाने का ये अर्थ है कि जब वेस्टर्न हिस्टोरियंस जब ये बार बार लिख रहे हैं विक्टोरियन माइंडसेट से, चाहे वो जेस मिल हो, जैसे उन्होंने भारत की पहली इतिहास हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी गई, उसके बाद एलिफिस्टन, मैकॉले के बाद अनिल सील, जूडियट ब्राउन,
जो ऑक्सब्रिज हिस्टोरियंस है जिन्होंने बार बार इसको कहा कि इंडिया के अंदर महिलाओं को पावर नहीं दिया गया। गार्गी का ये डिस्कशन उसका उसके अपोजिट में एक खतरनाक रेफरेंस या एक तरह से कह लीजिए कि एक साउंड एग्जांपल प्रस्तुत करता है हमारे सामने। गार्गी के बाद दूसरा विमेन लीडर्स को जो हमने सेलेक्ट किया वह दीदा कश्मीर की महारानी है। ये स्टोरी है लगभग 958 में वो क्वीन बनती हैं और 1003 में उनका डेथ है। लगभग 50 सालों का ये टाइम पीरियड है। मेरे ख्याल से इंडियन हिस्ट्री में एकमात्र महिला है जिन्होंने इतने समय तक और इतने पावर को अपने पास विथहोल्ड करके रूल किया। कश्मीर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में इसलिए डिस्कशन भी करना है कि जब हम मेन लाइन ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो कई बार हम जो रीजनल हिस्टोरियंस, रीजनल लीडर्स हैं, उनको हम हिस्ट्री से साइडलाइन करते आए हैं। तो दीदा का जो अगर आप कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, दीदा का जो वो फिटनेस थी, उसके पास पैर नहीं था। उनकी शादी 26 साल की उम्र में हुई। आप उस समय सोचिए कि 26 साल में शादी करना कितना कठिन हुआ होगा। वो क्षेमगुप्त किंग है जिसकी वो क्वीन बनती हैं। इतिहास में मुझे तो अभी तक कोई ऐसा शासक नहीं मिला है या कोई ऐसा वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कह लें कि किसी पुरुष ने किसी महिला को अपने आगे रखा है। अब आप क्षेमगुप्त के सिक्कों, कॉइन्स अवेलेबल है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। क्षेमगुप्त के आगे दीदा क्षेमगुप्त लिखा हुआ है। तो डी क्षेमगुप्त करके पहला ऐसा किंग है जिसने विमेन के पावर को अडैप्ट किया, एक्सेप्ट किया और अपने सिक्कों में उसका नाम मेंशन कराया। बात यही खत्म नहीं होती है। क्षेमगुप्त की जब डेथ हो गई तो उनका बेटा है अभिमन्यु, उसकी वो क्वीन रिजेंट बनती है। क्वीन रिजेंट बनने की कहानी भी एक तरह से तत्कालीन समाज को उसके एक रिवेरियस नेचर को दिखाता है कि जब पति की मृत्यु होती है तो उनकी सारी रानियों ने सती कर लिया अपने आप को। कोर्ट ने, किंग्स कोर्ट ने दबाव दिया कि आप भी ऐसा सती कर ले। दीदा उस लाइन ऑफ ट्रेंड के विरोध में जाते हुए कहते कि नहीं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे रूल करना है, मेरे बेटे की देखभाल करनी है। सारा जो उसके मिनिस्टर्स हैं सब उसके विरोध में हो जाते हैं। दीदा अपने पॉइंट पे खड़ी रहती हैं। जब वो वापस लौटती हैं, कुछ लोग उसका महिमान जो उनके साथ मिनिस्टर था वो विरोध कर देता है। आप दीदा के लीडरशिप क्वालिटी को देखिए कि जब विरोध करके एक सेना लेकर पहुंचता है, वो मंदिर में पूजा करती रहती हैं। श्रीनगर में अभी वो मंदिर अवेलेबल है, उसके रुइंस अवेलेबल है। तो वहां पे उसके पास सेना भी नहीं है, महिमान के पास सैनिक भी होते हैं। वो जब जब चारों ओर से अपने आप को घेरे हुई पाई जाती है तो आप उसके डिप्लोमेटिक नेचर को देखिए कि वो डिस्कशन कहते कि मैं लड़ाई नहीं करूंगी, आपसे एक बार बात करना चाहती हूँ, ठीक है मैं अपने आप को गद्दी छोड़ दूंगी, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसमें सभा बैठती है, लोग बैठते हैं। दीदा भरी सभा में अपने सारे अपोनेंट में जो सबसे बड़ा अपोनेंट था उनका, उसको अपने पक्ष में मिला लेती है बातचीत से, और वहीं पे वो लड़ाई समाप्त हो जाती है और फिर से वो क्वीन एस्टैब्लिश हो जाती है। जब क्वीन फिर से क्वीन रिजेंट के तौर पे काम करती है, एक यशोधरा करके मिलिट्री कमांडर है, उसको अपने पड़ोसी राज्य के पास देखती है। उसके लीडरशिप का दूसरा पॉइंट देखिए, एंगल देखिए। जब वो जीत कर आता है वो यशोधरा, दीदा उसको अरेस्ट करवा लेती है, कैप्चर कर लेती है। यहाँ पे हिस्ट्री को समझना इसलिए जरूरी है कि दीदा को जूलियस सीजर का ज्ञान था कि नहीं था मुझे नहीं पता। कोई ऐसा रेफरेंस मिलता भी नहीं इतिहास में जिसके थ्रू हम ये डिकोड कर सके कि दोनों के बीच में कोई आइडिया था। कि जूलियस सीजर की कहानी आपने सुनी होगी, 1st सेंचुरी एडी की कहानी है। जूलियस सीजर जब गॉल को जीता था तो रोमन रिपब्लिक ने जूलियस सीजर को एक मैसेज भिजवाया कि आप अपने लीजन्स और आर्मी को छोड़कर सिर्फ आप ही आएंगे मेरे पास। जूलियस सीजर को इस बात की समझ थी कि वो क्या करने वाले हैं। वो अपने लीजन्स के साथ जाता है, रिपब्लिक को कॉन्कर करता है और रोम का पहला मोनार्क और डायनेस्टी एस्टैब्लिश करता है, क्योंकि उसको खतरा था। दीदा को इस बात की समझ थी कि ये जो जीत कर आ रहा है
वो हमारे थ्रोन के लिए खतरा है, और उसने पहले ही उसको अरेस्ट करके उस खतरे को डिमिनिश कर दिया। तो आप इस तरह के लीडरशिप क्वालिटी को, और उसके बाद फिर वेलफेयर स्टेट के तौर पे उसने बहुत सारे मंदिर बनवाए, अभिमन्यु स्वामी मंदिर, खुद के नाम पे मंदिर बनवाए, और लगभग 75 से 75 इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिल्डिंग का डेवलपमेंट का काम भी उसने किया। तो एक महिला जिसको कि कलहन, अच्छा उसका उस समय का कॉन्टेम्पररी हिस्टोरियन है कलहन। कलहन के बारे में आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री की पहली ऑथेंटिक बुक पूरे हिंदुस्तान, इंडिया के अंदर रेफरेंस के साथ, टाइमलाइन के साथ किसी ने लिखी है तो कलहन है। और कलहन बार बार उस राइटिंग में मेंशन कर रहे हैं कि दीदा जो है वो फिटलेस क्वीन है, वो सुटेबल नहीं है रूल करने के लिए, और काफी खराब शब्दों, इवन चुड़ैल जैसे शब्दों का भी प्रयोग अपनी राइटिंग में किया, जो कि एक आप उस समय के हिस्टोरिकल राइटिंग के पर्सपेक्टिव को भी समझ सकते हैं, किस तरह से एक महिला के बारे में अगर वो लीडर है, सफल है, तो कैसे उसका कैरेक्टर एसोसिएशन किया जाए ताकि वो आगे न बढ़ सके अपनी लाइफ में। वो उसकी राइटिंग में, कलहन की राइटिंग में आपको बात दिखेगी। दीदा का रेफरेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि लीडरशिप, जो कि हमारा टॉपिक ही था विमेन लीडरशिप का के ऊपर, हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, तो जितने भी लीडरशिप की क्वालिटी है, विमेन स्टेट्समैन की क्वालिटी है, वो दीदा में आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। दीदा के बाद जो तीसरे लीडर्स को मैंने रखा है अपने डिस्कशन का पार्ट, वो है अहिल्याबाई होलकर। हम 300 साल अभी पूरा करने वाले हैं। मेरे ख्याल से 31 मई 1725 को उनका जन्म हुआ था। अहिल्याबाई होलकर के कुछ पॉइंट्स को हम रखना इसलिए जरूरी है कि आज का जो हिस्ट्री का जो विमेन सेंट्रिक अप्रोच है हिस्ट्री के अंदर, कि राजा राम मोहन रॉय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, इन लोगों ने विमेन इमेंसिपेशन के लिए पहली बार इंडिया में बात किया। इस बात को हम मॉडर्न टाइम पीरियड पे खंडन करेंगे। अगर किसी ने विमेन इमेंसिपेशन के लिए कॉन्टेम्पररी और मॉडर्न वर्ल्ड में पहली बार सोचा तो अहिल्याबाई होलकर थी, क्योंकि ये कहानी 1725 की है। राजा राम मोहन राय 1820-25 में लिख रहे हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब विधवाओं के लिए बात की तो वो 1853-54 की बात कर रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूं 1725 से लेके 1798 ईस्वी की। तो अहिल्याबाई होलकर का जो आइडिया है वो, बाकी उनकी स्टोरी अलग है कि कैसे वो विधवा हुई, और विधवा होने के बाद कैसे उनको सोसाइटी ने कहा कि नहीं आप कैपेबल नहीं है, आप मालवा राज्य को छोड़ दीजिए। उस सबको चैलेंज करते हुए वो गद्दी पर बैठती है और वो सारे चैलेंजेस को वन बाय वन डील करती है। उनमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि जो उनके जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था, रिलीजियस वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, या स्पिरिचुअल वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू उन्होंने सोमनाथ टेम्पल गुजरात के अंदर, पुरी के अंदर, गया बिहार में, काफी दूर प्रदेश है गया, फिर वहां पहुंची वो काशी विश्वनाथ टेम्पल, नीचे साउथ इंडिया के अंदर कन्याकुमारी के अंदर, इन्होंने सब जगह पे मंदिर और इस तरह के अनाथालय और डिफरेंट तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया। मुझे शंकराचार्य के बाद, शंकर को ये बात, इस बात का हम शंकराचार्य को इसलिए हम हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट मानते हैं कि शंकराचार्य ने पहली बार नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट इन 4 पोल को एक साथ कनेक्ट किया था थ्रू द स्पिरिचुअल जर्नी, थ्रू द स्पिरिचुअल इंफ्रास्ट्रक्चर। शंकर के बाद अहिल्याबाई होलकर पहली महिला है जिन्होंने इस थॉट प्रोसेस को समझा और भारत को किलित करने का काम, भारत को एक दूसरे से स्पिरिचुअली कनेक्ट करने का काम इन टेम्पल्स के थ्रू, जो कि शंकराचार्य ने मठ के थ्रू वो किया था, अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के थ्रू वो काम किया। तो इस बात को पहली बार सोचने वाली महिला थी। बाकी उनका जो रेफरेंस है कि एजुकेशन का महत्व महिलाओं के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेम्पररी टाइम पे अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं के एजुकेशन के लिए स्कूल खोले, जिसको रमाबाई, पंडित रमाबाई, बाद में सावित्रीबाई फूले ने खुद उसको आगे प्रमोट किया। इसके कहीं ना कहीं जेहन में अहिल्याबाई होलकर का नाम रहा होगा।
रिमैरिज एक्ट, विडो रिमैरिज एक्ट तो बाद में आया, विधवाओं की पुनर्शादी के लिए बात अहिल्याबाई होलकर ने पहली बार करी। तो इस तरह से इनका जो एक और आप सब यहाँ महिलाएं ज्यादा हैं, महेश्वर साड़ी का आपने नाम सुना होगा। पता है महेश्वर साड़ी कहां से आया? महेश्वर से आया। और उस महेश्वर टेक्सटाइल के एस्टैब्लिशमेंट सबसे पहले अहिल्याबाई होलकर ने किया था। कि अहिल्याबाई होलकर को लगता था कि महिलाओं को जब तक इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं करेंगे, महिलाएं कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती हैं। तो उन्होंने महेश्वरी टेक्सटाइल को एस्टैब्लिश किया, जिसमें महिलाओं को काम मिला। और आज वो महेश्वरी साड़ी पूरे वर्ल्ड में एक अपने जीआई टैग और सब चीज के लिए फेमस है। तो आप उनके विजनरी थॉट प्रोसेस को देखिए। अहिल्याबाई होलकर स्पिरिचुअली, रिलीजियसली जितनी साउंड थी, सोशल और इकोनॉमिक समझ में अपने समय से काफी आगे थी। तो इसलिए अहिल्याबाई होलकर को हम अब 300 साल अभी पूरा होने वाला है, पूरा साल इस पे हम लोग देने वाले हैं। रिसर्च का एक लंबा प्रोसेस स्टार्ट होगा इसके ऊपर। तो आगे और भी कई नई चीजें निकल कर आएंगी। बट इस प्रोसेस में हम जो अगला डिस्कशन करने वाले हैं वो है हंसा मेहता। हंसा मेहता, कल के सेशन में आपने हंसा मेहता का डिस्कशन सुना होगा कि कैसे मेन एंड वुमेन, जब ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात चल रही थी और राइट्स की बात की रही, तो कैसे उन्होंने ह्यूमन बीइंग की बात करी कि आप नहीं करे। वो कहीं ना कहीं इंडियन फिलॉसफी से जुड़ी हुई महिला थी, जो साड़ी पहनकर यूएनओ में बैठकर और ये सारी बातें कर रही थी। उसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा उस कॉन्टेक्स्ट में कि न केवल आर्टिकल 1 बल्कि आर्टिकल 16 भी जो ह्यूमन राइट का है, उसको भी मेंशन करने का काम, उसको भी लिखने का काम हंसा मेहता ने किया था, जो कि मैरिज से संबंधित है। कि मैरिज में कंसेंट का होना जरूरी है, एक लीगल एज का होना जरूरी है। इस बात को भी मेंशन किया गया वहां पे। वो हंसा मेहता का ही कंट्रीब्यूशन था। हंसा मेहता की बाकी जर्नी सबको पता है कि कैसे वो फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम स्ट्रगल में एंगेज हुई, कैसे गांधीयन फिलॉसफी से कांटेक्ट में आई, कैसे जेल गई, फिर उसके बाद कैसे वो सरोजिनी नायडू के कांटेक्ट से, सरोजिनी नायडू के संपर्क से गांधी जी से मिली और गांधीयन थियोरी के बाद में अच्छी पैट्रोनज बनी, सपोर्टर बनी। वो सब बातें मेरे ख्याल से आपको पता होगा। मैं जो हंसा मेहता का जिस पार्ट को डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि हंसा मेहता वाज द फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की पहली वाइस चांसलर थी, विमेन वाइस चांसलर थी। SNDT यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र की, उसका पहला वाइस चांसलर उनको बनाया गया था। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब बड़ौदा कॉलेज को महाराज सयाजी राव यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट किया, तो हंसा मेहता को वहां का वाइस चांसलर बनाया गया। मेरा डिस्कशन का पार्ट इसमें यह रहेगा कि जब वाइस चांसलर बनी तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के सबसे अच्छे ब्रेन को अपने यूनिवर्सिटी में बुलाया। और 1960s के डिकेड्स का एक अमेरिकन मैथमेटिक्स सोसाइटी ने एक रेफरेंस दिया था कि जो दुनिया की सबसे बेहतरीन कैरिकुलम है उसमें बड़ौदा यूनिवर्सिटी का कैरिकुलम है। और वेंकट रामाकृष्णन, आपने सुना होगा, नोबेल लॉरियट, वो यहीं से, उनकी डिग्री यहीं की थी और वो लगभग 9 साल तक वाइस चांसलर रही। और मेरे ख्याल से वो पीएचडी भी नहीं थी। शायद अभी जो न्यू ड्राफ्ट आया है यूजीसी का, अभी 2-4 दिन पहले जो लॉन्च हुआ है, उसमें वाइस चांसलर के लिए पीएचडी के उस बैरियर को समाप्त कर दिया गया है। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उन थिंकर्स के मन में, जो ड्राफ्टर के मन में बात होगी कि हंसा मेहता जैसी महिलाएं जिन्होंने यूनिवर्सिटी को इतना आगे ले गई, उनके पास तो पीएचडी भी नहीं थी, तो हम ये क्यों बैरियर लेके बैठे। तो ये सारे लीडर्स को हमने अपने डिस्कशन का पार्ट बनाया। और अब मैं दूसरे सेक्शन पे आता हूं कि जब हमारे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं, हिस्ट्री हमारी इतनी साउंड रही है, हमें किसी वेस्टर्न बाइनरी में, मैंने कहा बाइनरी में नहीं जाना है, लेकिन मेरा मानना है कि उसको डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसी वेक्टोरियल माइंडसेट में हम उलझे रहेंगे कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। और मैगले या उसके पहले जेम्स मिल ने यही बात को एस्टैब्लिश किया था
तो हमारे पास एक रिच विमेन हिस्ट्री है। हाँ, हमने उस हिस्ट्री को, उस स्पेस को, जो महिलाओं का स्पेस है भारतीय इतिहास में, हमने अभी तक उस स्पेस को नहीं तलाशा है। हमारे हिस्टोरिकल रेफरेंस में स्पेस की कमी है कि महिलाओं ने भी इस देश को बनाने में, इस इतिहास को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसके फैक्चुअल डिटेल्स की अनबिलिटी है, शायद इसलिए कि उस समाज में महिलाओं को उतना महत्व नहीं दिया गया। तात्कालिक राइटरों ने महिलाओं को इग्नोर किया अपने राइटिंग में। लेकिन हमें इस अब आज के समय में जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, बाकी डिसिप्लिन के, चूंकि डिसिप्लिन का जो बैरियर्स है वो भी मॉडर्निज्म का ही एक तमगा है। आज के 300 साल पहले ये कोई बैरियर नहीं था कि हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है। ये एक आधुनिक पर्सपेक्शन है जिसमें हम बैरियर्स में बांट के अपने आप को भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उसको तलाश करना है। ये जो विमेन थिंकर्स मीट है वो कहीं ना कहीं, आखिर मैं उसके बाद में होगा, पहले आखिर क्यों ऐसा है कि हमारे पास लीडर्स भी हैं, हमारे पास राइट्स भी हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया की पहली जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, इंग्लिश डिक्शनरी में उसको बहुत बाद में अडैप्ट किया गया और बहुत गंदे सेंस में अडैप्ट किया गया। और जब इसका एडेप्टेशन हुआ इस प्रोसेस में, तो उसका मेन पर्पस था कि महिलाओं को वो अनएलिनेबल राइट्स जो है, वो राइट बेस्ड अप्रोच की बात की गई। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने सारे राइट्स एक बार में ही दे दिए। तो राइट की समस्या हमारे पास नहीं है, राइट्स तो सबके पास है आज के डेट में, लेकिन समस्या क्यों खत्म नहीं हो रही? मेरे ख्याल से इतिहास से जो हम सीखते हैं और जो हम फ्यूचर में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें एक मेरा मसला यह है कि हम वो इकोसिस्टम नहीं डेवलप कर पा रहे हैं जिसमें सिस्टरहुड, वुमेनहुड का एक कनेक्टिविटी है। वो कनेक्टिविटी की तलाश ये फर्स्ट वुमेन थिंकर्स मीट से हमें पूरा हो सकता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है, जिगर भाई ने इसको और उनकी टीम ने इस आइडिया को परकुलेट किया है, और ये एक सेंटर, मतलब जो मेरी जानकारी मिल रही है कि इसके बाद ये तो कैपिटल है, कैपिटल से नीचे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से नीचे जोन, जोन पे जाके इस मुद्दे को हम डिस्कस करेंगे। तो जो गैप क्रिएट हुआ है विमेन्स लीडरशिप, विमेन्स क्वालिटी, विमेन की क्वालिटी में, और जो समाज का जो मुख्य धारा, समाज की महिलाएं हैं, उनके बीच का जो गैप है, उसको एक ब्रिज के तौर पे हमें देखना चाहिए इस समिट को। इस समिट की यही उपादेयता है, क्योंकि अभी तक महिलाएं हुई हैं, इंडिविजुअल हुई हैं, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने घरों में काम किया, उनका कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा। जब ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, तभी ये जो प्रॉब्लम क्रिएट है, जो अब तक प्रॉब्लम हम परस्यू कर रहे हैं, वो सब के सब चीजें में हमें, मैं ये नहीं कर रहा कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा है, जब तक हम ह्यूमन है खत्म कोई भी चीज नहीं होगा, उसकी कंटिन्यूटी रहेगी। लेकिन हाँ, उसकी रेलेवेंसी और उसके रेफरेंसेस कंटिन्यू रहेंगे। उसके लिए इस तरह के समिट को आगे परकुलेट करना, एक शहर से दूसरे तरह जोड़ना, महिलाओं को एक स्टेज पे आना, डिस्कशन करना, उनके कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्टेस्टेशन को नोट करना और आगे उसको परस्यू करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये समिट इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for sharing the stories of powerful women from our history with all of us. Now the session is open for Q&A. Yeah, please. I have a question for both of you. We have a very rich हमारा इतिहास बहुत ही सुनहरा रहा और वीमेन लीडर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स की बात भी हुई आज। समवेयर आज की जनरेशन इतनी फॉन्ड ऑफ नहीं है रीडिंग की। वी नोज दे आर फॉन्ड ऑफ विद द रील्स, नॉट रीडिंग्स। हम जब बात कर रहे हैं इंडिक की, एक नए ज़माने की स्त्री जो हमारे संस्कारों को लेके चले और नई दुनिया के हर पायदान पे उनको अनुभव के साथ रखती चले, तो जहाँ रीडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है इस जनरेशन में, घर के भी कुछ सिचुएशन सॉरी तो हम हाउ वी कैन, ये जो हम 5 डिज़ाइन कर रहे हैं थिंकर्स मीट में कि ये जो गैप फिल करना है, हाउ वी विल डू, बिकॉज रीडर्स बहुत कम है और टेक्नोलॉजी के साथ इस ज़माने में लोगों के पास वक्त कम चल रहा है, तो इतनी अच्छी सोचों को इतनी अच्छे प्रभाव से कैसे आगे बढ़ाएं?
ने ठीक ही कहा है कि जिस देश का इतिहास नहीं होगा उसका भविष्य नहीं होगा। तो अगर रीडर्स नहीं होंगे तो हम इस तरह के समिट के थ्रू उनमें वो भाव पैदा कर सकते हैं। इस समिट का सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से जो आउटपुट होने वाला है कि लोगों के जहन में क्यूरियोसिटी डेवलप होगा और उस क्यूरियोसिटी से वो पढ़ेंगे और हम उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म, क्योंकि जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लीडर नहीं बनेंगे। कोई भी बड़ा लीडर सबसे बड़ा पढ़ने, आप नेपोलियन को ले लें, आप हिटलर को ले लें, आप चंगेज खान को ले लें, जूलियस सीजर को ले लें, सबसे ज्यादा पढ़ने वाले लोग हैं। और जब तक कोई भी नहीं पढ़ेगा, रीडिंग्स को साउंड नहीं करेगा, रेफरेंसेस को साउंड नहीं करेगा, तब तक हम लीडरशिप की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। फिर वो कहानी की तरह होगा जिसके हमारे पास रेफरेंसेस नहीं है। तो हमें उसके लिए इस तरह के समिट करने हैं, उनको रीडिंग्स मटेरियल्स प्रोवाइड करना है जो इस तरह के समिट से हम कर सकते हैं। तो मेरी समझ मैं इसको थोड़ा अलग तौर पे इसको देखूंगी। एक कहावत है, जैसी बहे बयान पीठ तब तैसी कीजिए। तो बयान बह रही है रील की, तो ये जितने भी कंटेंट उनको रील में, टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट हेल्पर, इट्स अ ग्रेट लेवलर, फाइन। जितने भी कंटेंट है, कंटेंट ही है ना, जो रीडिंग के कंटेंट हैं, जो ये भाषण हो रहा है, जो ये लेक्चर्स हैं, जो ये विचार हैं, जो ये सोच हैं, उनको रील में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर अपने आप आपकी पहुंच बन जाएगी। तो बयार जैसी बह रही है, पीठ को वैसे ही कर दीजिए, पहुंच आ जाएगी। Namaskar, myself Dr. Megha Kapura. I am an associate professor in School of Social Sciences, Central University of Gujarat. I am teaching gender and health to my students of masters as well as PhD. It would be very right to ask both of you, how would you like to connect, and what are your opinions regarding Manusmriti and women in India? Because that is very much debated these days in the newspaper, as well as I'm getting questions in my classes. So please, both of you, I would like to have your opinion on this Manusmriti and women in India. मनुस्मृति के बारे में, जो मनुस्मृति का जो पहला ट्रांसलेशन है मैम, वो विलियम जोन्स ने किया था 1795 और 96 में। उस ट्रांसलेशन के बेसिस पे ये पूरा डिक्टोमी, और इस ट्रांसलेशन के बेसिस पे पूरे नैरेटिव सेट किया गया कि मनुस्मृति ही एकमात्र हिंदू का ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरा समाज, या जिसके माध्यम से हिंदू सोसाइटी रन और रूल की जा रही है। उसको फिर हमने ट्रांसलेट किया हिंदू कोड बिल, और अंग्रेजों ने उसको अपना बिल के तौर पे बनाया, और जो उनको शासन करना था तो उनको हिंदू पद्धति से शासन करना था, भारतीय पद्धति से शासन करना था। तो उन्होंने हिंदुओं के लिए मनुस्मृति को लिया और मुसलमानों के लिए उनके अपने टेक्स्ट को रेफरेंस के तौर पे लिया, और उसको एक कोडिफाइड करके उन्होंने टेक्स्ट के तौर पे रखा, और बाद में उसको इम्प्लीमेंटेशन में लिया। ये बात हमें समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की जो धारा है वो काफी विविध रही है। उसमें मनुस्मृति के पैरेलल में बहुत सारी ऐसी स्मृतियां, ग्रंथ, रूल, रेगुलेशन हैं जिसके थ्रू एक साथ पूरा हिंदुस्तान या पूरा देश रन करता रहा है। सिर्फ एक ग्रंथ नहीं था। हमारी समस्या ये हुई कि जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया, उस इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसी को रेफरेंस बुक के तौर पे हमने ले लिया और पूरे हिंदुस्तान में एक बुक के तौर पे इसको लागू कर इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जबकि ऐसा नहीं था। आप दाएं भाग को देख लीजिए, इसके पैरेलल में बहुत सारी स्मृतियां हैं जो मनुस्मृति को काउंटर करती हुई नजर आ रही हैं। हमने उन सबको इग्नोर कर दिया, उस कुछ पार्ट को हमने उस हिसाब से पिक कर लिया सेलेक्टिव तरीके से, और उसको हमने एस्टैब्लिश कर दिया कि यही नोशन है। और उनको बड़ा आसानी हुई इस बात को एस्टैब्लिश करने में, इस नोशन को, कि जो पहली बार जेम्स मिल ने जब इंडियन हिस्ट्री लिखी तो उन्होंने, और बाद में जो ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट जिसको एडवर्ड सईद ने बाद में कोट किया, उस माध्यम से उन्होंने पहली बात करी कि भारत में महिलाओं का शोषण होता रहा है पूरे हिस्ट्री में, इसलिए भारत का जो समाज है वो उस पे हम रूल करने के लिए काबिल हैं। उनका जो एबिलिटी था रूल करने का, उसका जो लेजिस्लेट किया अपने आप को कि मैं क्यों शासन करूंगा इस देश में, तो
उसके लिए उन्होंने बताया इसलिए शासन करूंगा कि देखो इस तरह की मनुस्मृति और बाकी ग्रंथों में इस तरह की बातें कही गई है, क्योंकि सेलेक्टिव बातें थी, होलिस्टिक बातें नहीं थी। हमने उन सभी स्मृतियों को इग्नोर कर दिया, इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। हमें उसको फिर से रीरीड करने की जरूरत है, मनुस्मृति के ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ने की जरूरत है। हाँ, समय के दौरान, चूंकि देखिए मनुस्मृति की रचना कोई एक दिन में नहीं हुई है, 200 सालों में हुआ। टाइम पीरियड मनुस्मृति का देखेंगे, इट मींस कोई एक व्यक्ति ने उसकी रचना नहीं की है। तो हमें उस कॉन्टेक्स्ट में मनुस्मृति को समझना पड़ेगा। आज के कॉन्टेक्स्ट में हम सेलेक्टिव होकर फैक्ट को जज करें और उसके बेसिस पे हम पास्ट को नैरेट करें, ये हमारा एक तरह से हमें हिस्ट्री के कंस्ट्रक्शन को डिकंस्ट्रक्ट करना है नए तरीके से। हमें इसलिए फिर से सोचने की जरूरत है मैम, आई थिंक। Have you been answered or should I say something more? If you have I think in continuity, I would like to add that you are a teacher of prof of I'm teaching in sociology department. sociology, right? See, past is contentious, no doubt about it. Fine, and I think he has rightly added the time frame. क्षेपक समझती हैं आप? क्षेपक जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, क्षेपक जो अपेंडिक्स कहते हैं हम लोग इसको, है ना? अपेंडिक्स उसमें ऐड कर देती है, and this is not in defense of history, by the way. Do not take me that either him or इतिहास का काम डिफेंड करना नहीं है। इतिहास का काम तथ्यों को आपके सामने रख देना है और अपने नीट शील विवेक के साथ आपको जो उचित लग रहा है, पर अपने आप को जब किसी भी टेक्सचुअल ट्रेडिशन की व्याख्या कीजिए तो अपने आप को सिचुएट भी उसी टेक्सचुअल ट्रेडिशन के टाइमलाइन पे कीजिए और उसके बाद आप उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। अदरवाइज इसको कहते हैं फैलिसी ऑफ हिस्ट्री। जो फैलिसी है वो फैलिसी ये है। और दूसरी बात इन्होंने बहुत सही कहा है, मैं बिल्कुल कंकर करती हूँ डॉक्टर प्रियदर्शी की इस बात के साथ कि आखिरकार इतनी सारी स्मृतियों में, और स्मृति का अगर आपको ज्ञान हो और खास करके लीगल सिस्टम जैसे उस पर बिठाए गए, एक तो स्मृतियाँ कोई बाइंडिंग नहीं थी कहीं भी, उसकी जो संरचना है वो मैं समझा रही हूँ आपको। दूसरी बात, एक मनुस्मृति ही नहीं थी। जिस प्रदेश से मैं आती हूँ, मिथिला से मैं आती हूँ, वहाँ पे याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है वो पूरी तरह से मेरे ख्याल से मानी जाती है। अगर मानना है किसी को लीगल ट्रीटीज लिखने में तो याज्ञवल्क्य की स्मृति चलती है वहाँ पे। इन्होंने दायभाग की, मिताक्षरा की बात की, तो मनुस्मृति के वो जो पक्ष आपको लगता है कि उसके बहुत सारे, उसके 27 ट्रांसलेशंस हैं, उसमें 6 पक्ष जो है कम से कम 500 हैं मनुस्मृति में। तो समय समय पे आप 5th सेंचुरी मनुस्मृति की बात कर रही हैं, 11 AD की बात कर रही हैं। पहली बात तो आप किस मनुस्मृति की बात कर रही हैं, बात वहाँ से शुरू हो, किस समय की लिखी गई, किस ओरिजिनल इसकी आप बात कर रही हैं। फिर उसके बाद जो कंटेंशियस इशू हैं जो आपको इस समय में क्रोनोलॉजिकली अगर हम बैकवर्ड चलने की कोशिश करें, मतलब समय में उल्टा चलने की कोशिश करें, आज हमें वो बात, आपको अगर गर्मी लग रही है तो स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं है ना। गर्मी में स्वेटर क्यों पहन रही है? स्वेटर नहीं पहनी उसको। पर ये कहना कि उस समय में, उस अमुक काल में किसी ने स्वेटर क्यों पहना और उस बात को लेकर के, कंटेंशियस इश्यूज को लेकर के हम बैठ जाएं, तो हल कहाँ निकल रहा है? इतिहास का जो काम है या स्मृतियों का जो काम था, वो जो सोशल, खास करके लीगल जो झगड़े थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसको ईज करना था, उसको बढ़ाना नहीं था। तो आज उस स्मृति को लेकर जिसका काम ईज करना था सोशल टेंशन को बढ़ाया क्यों जा रहा है? आई थिंक the way I was basically interviewed by Prachi Kshatriya for 1.5 hours, and it was the most delightful moment for me, right? I do not know whether I passed that or not before I came to this event. And she asked me questions, number of questions for 1.5 hours, right? I told her something which I will repeat again. Change your questions, you will get your answers. Both the panelists for guiding the audience. I know that my पीछे कुछ पूछना चाह रही हैं। If you can take liberty of We 5 minutes. need to move ahead, I think. अच्छा ठीक है, fine. Okay. Time is up. Yes, unfortunately. We can talk later. Fine. I can still see some questions coming up, but we need to move ahead. That's okay. I now invite Ms. Dipti to present the memento to Dr. Savita Jha. Should we send Prachi as well alongside you?
of us, we hold it together. Claps, please. What means? Hold it together. This is the mission of this summit. Thank you. Thank you. Now I invite Ms. Divya to present the memento to Dr. Abhishek. Big Thank you so much, everyone. So as we come close to the session, close to the end of this session, it is my privilege to express the gratitude to our esteemed speakers